नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। देखिए, दो लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सारे पोस्टुलेट्स देख लिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसी रहती है, लिमिटेशंस क्या रहती है। और नेक्स्ट लेक्चर पे हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, स्पेशली वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पे हमने बात की थी, वो कैसे आपके किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर पे हमने क्या देखना है, आज हमने देखना है स्ट्रक्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ सीएफटी, यानी कि सीएफटी से स्ट्रक्चरल कंसिक्वेंसेस क्या है समझ में आए? पहले टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए। टॉपिक ये बोलना चाह रहा है, देखिए कंसिक्वेंसेस मतलब होता है रिजल्ट, क्या आपका रिजल्ट निकला। तो सीएफटी थ्योरी का यूज करके आपके क्या रिजल्ट निकले ये तो आप देखेंगे, लेकिन आपने स्ट्रक्चरल रिजल्ट देखने। स्ट्रक्चरल रिजल्ट मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज मैं आपको दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दूं और मैं बोलूं कि ये दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है। ओके, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, सेम लिगेंड है, तो उस टाइम पे आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो आप यूज करेंगे सीएफटी का, और सीएफटी का यूज करके कैलकुलेट करेंगे, प्रेफर करेंगे कि कौन सा कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली अगर मैं पूछ लूं दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इनका कलर क्या होगा, कलर का फाइंड आउट भी आप किसकी हेल्प से करेंगे, सीएफटी की। उनके स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज है। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, स्ट्रक्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ सीएफटी, जिसे आप क्या एक और टर्म में एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। अगर आपसे एप्लीकेशन पूछी गई देन आप ये टॉपिक वहां ऐड कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन बोला या फिर स्ट्रक्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ सीएफटी बोला, दोनों सेम चीज होती है। ओके, तो ये टॉपिक समझ गए। यानी कि आज के लेक्चर पे हमने देखना है कि किसी भी कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमें दे दिया और उनके बीच में हमने फाइंड आउट करना है कौन स्टेबल है, उनका कलर क्या होगा, उनके स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, कैसा वो ज्योमेट्री शो करेंगे, वो सारी चीजें आज के लेक्चर पे हमने देखनी है विद द हेल्प ऑफ सीएफटी। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो ओके, तो देखिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला ये बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है, अब आपने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबल है। अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है का मतलब क्या हुआ, देखिए ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि सपोज आपको मैंने दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दिए। ओके, अब दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड को अगर आप देखेंगे कि वो दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड सब रिस्पेक्ट में एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, मेटल और लिगेंड से तो मिलके बनेगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो मेटल है वो भी एक जैसे हैं, लिगेंड है वो भी एक जैसे हैं, और नंबर ऑफ लिगेंड भी अगर आप देखना चाहे तो वो भी एक जैसे हैं। ओके, इट मींस वो डिफर किसके बेसिस पर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आपने चेक करना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टेबल है भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन से कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो यहाँ एग्जांपल के फॉर्म में भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिखाए हुए। पहले आप येलो वाले देखिए, इसमें लिखा है जो आपका मेटल एटम है वो आपका कोबाल्ट है Cu, लिगेंड आपके दोनों केस में वाटर, और नंबर ऑफ लिगेंड भी आपकी क्या है, 6 है, यानी कि दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है ना, जब आपके मेटल के साथ 6 लिगेंड अटैच होते हैं तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चीजें क्लियर है। अब देखिए दोनों तो सेम है, बट ये वरी किसके कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन दूसरे के केस में क्या है, +3। अब देखो आपने इन दोनों को क्लासिक मतलब कि मतलब इन दोनों में से एक को प्रेफर करना होगा कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है। वो किसके बेसिस पे करेंगे, मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, नंबर सेम है। अब आप किसके बेसिस पे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए आप इसे क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ज्यादा स्टेबल है। चीजें क्लियर आ रही। दूसरे केस में देखिए एक और एग्जांपल लिखा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी एक दूसरे के एग्जैक्ट सिमिलर है। कोबाल्ट है, अमोनिया है, नंबर ऑफ अमोनिया यानी कि लिगेंड कितने, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इतनी चीज क्लियर है। कोबाल्ट जो मेटल है वो दोनों में सेम है, लेकिन ये वरी किसके बेसिस पे कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ओके, अब देखिए एक और चीज मैं आपको, ये एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे ना कोई ट्रेंड जैसा नहीं होता। ट्रेंड जैसा नहीं होता मतलब देखो जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसमें लिखा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ओके, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बोल रहा है इज अ मोर स्टेबल देन अ +3, यानी कि अब आप बोल सकते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिस कोऑर्डिनेट
कंपाउंड की, वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ओके, तो एक ट्रेंड बन गया कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ओके, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, क्यों? क्योंकि आप अगले एग्जांपल पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल देन अ +3, यानी कि इस केस में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगी कंपेयर टू +3। तो आपने क्या है, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करना, आपने इसके पीछे का रीजन देखना है। ओके, तो रीजन क्या है वो मैं क्लियर कराऊंगी। पहले आप देखिए, अभी तो मैं देखो यहाँ पे मैं इन दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कंपेयर करा रही हूँ, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपकी क्या है, लो लिगेंड, लो मतलब कि आपके वीक लिगेंड से बने हुए, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, वाटर से बने हुए, इट मींस दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड वीक टाइप के लिगेंड से बने हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड अमोनिया से बने, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बने हुए हैं। ओके, अब देखिए, अभी मैं वीक को कंपेयर कर रही हूँ, देन स्ट्रॉन्ग को कंपेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, दोनों क्या है, एक दूसरे से एग्जैक्ट मिलते जुलते, ध्यान से देखने का। तो यहाँ बोल रहा है, सपोज मैंने कोबाल्ट ही लिया, कोबाल्ट के साथ पहले ले लिया वीक लिगेंड, इसका नंबर लिया 6, और सपोज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ओके, दूसरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिया, ये है CO लिया, मेटल एटम, लेकिन यहाँ पर लिगेंड मैंने वरी कर दिया, पहले वीक लिगेंड लिया था, वाटर आपका क्या है, वीक लिगेंड है। यहाँ पर मैंने ले लिया अमोनिया, जो कि क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, अब यहाँ भी मैं नंबर 6 ले रही हूँ, यहाँ वाटर 6 लिए थे, अमोनिया भी 6 ले रही हूँ, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने क्या लिया, +3। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा इस केस में कि आपकी कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका स्टेबल है, पहले आप ये समझेंगे, देन आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी बताया था कि आपको ये पता चलेगा जब आपको इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू पता होगी। ओके, तो कैसे, देखो सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले हमारे पास एक डी लिगेंड मतलब डी ऑर्बिट होता है, किसका, जब हमारा मेटल होता है, जैसे यहाँ पर जो कोबाल्ट है। ओके, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या है, ये डी लिगेंड है, जो इनिशियली क्या है, डिजेनरेटेड है। इस कोबाल्ट जो आपका मेटल एटम है, ओके, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, मेटल भी आपका सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा, यानी कि ट्रांजिशन मेटल, जिसका एक एग्जांपल हो गया कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट एक ट्रांजिशन मेटल है। ओके, तो कोबाल्ट का आपने लिया डी ऑर्बिट। अब आप बोलेंगे डी ऑर्बिट ही क्यों लिया, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि अगर आप इस कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आउटर शेल में जो ऑर्बिट आएगा वो होगा डी। ओके, ये कोई भी डी हो सकता है, ये 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है, 5D भी हो सकता है, लेकिन होगा डी। ओके, और डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 10 लाई करेगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं देख रहे, अभी आप देखिए, ये डी ऑर्बिट है, और डी ऑर्बिट में ये जो 5 ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ऑर्बिट रहते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, ये सारे ऑर्बिट एक दूसरे की एनर्जी मतलब इनकी एनर्जी वाइज क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तभी तो ये एक सिंपल लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे इस कोबाल्ट के साथ आप बाहर से लिगेंड लगा देंगे, क्योंकि आपने तो बनाना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो आपने यहाँ से लिगेंड लगा दिए, वो भी कितने लगा दिए, 6, क्योंकि आपने कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, और ये लिगेंड पहले केस में मैं कंसीडर कर रही हूँ कि यहाँ पे जो लिगेंड है वो है वाटर। ओके, अब देखियो यहाँ पर जैसे लिगेंड आते हैं, तो आपको मैंने बताया लिगेंड में क्या होता है, जैसे मेटल, देखो मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिगेंड जैसे ही मेटल के पास क्लोज आते हैं, तो मेटल और लिगेंड के बीच में हो जाता है रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच में रिपल्शन आने की वजह से जो मेटल का आपने डी ऑर्बिट लिया ना, ये टूट जाता है। तो टूटेगा कैसे, ये दो एनर्जी के सेट पे टूटता है, यानी कि एनर्जी वाइज टूटता है। अभी तो ये सारे ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे लिगेंड इस एटम के, इस मेटल के पास आएगा, मेटल के डी ऑर्बिट अपनी एनर्जी की बेसिस पे टूट जाएंगे, यानी कि अब इन सारे ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, ऐसा करते हैं कि ये जो डी ऑर्बिट में 5 ऑर्बिट है, ओके, 5 ऑर्बिट को आप 5 सिस्टर समझ सकते हैं, तो इन 5 सिस्टर्स में से क्या है, 3 सिस्टर तो एक साथ चलेगी और इनकी एनर्जी हो जाती है कम, यानी कि ये जो 3 सिस्टर है जिसे आप बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिट, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये सारे ऑर्बिट आपके क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिट, ये चले जाते हैं नीचे की ओर, तो 3 ऑर्बिट आपके नीचे चले जाते हैं, बचे हुए 2 सिस्टर यानी कि जो 2 ऑर्बिट है जिसे आप नॉन एक्सियल ऑर्बिट कहते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। यानी कि अब देखो, अब ये क्या है, ये इनका एक एनर्जी डायग्राम है, अब डायग्राम तो बना लेते हैं, आपको पता नहीं होता किसका डायग्राम बना रही है, ये है एनर्जी डायग्राम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी एनर्जी की वैल्यू। ओके, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, इनिशियली डी ऑर्बिट यहाँ था, यानी कि अगर आप इसको एनर्जी देखेंगे, इसकी एनर्जी यहाँ लाई कर रही है। ओके, सपोज यहाँ पर को वैल्यू है 0,
यहाँ पे वैल्यू है 5। ओके, तो डी ऑर्बिट की वैल्यू क्या थी, इसकी एनर्जी वैल्यू क्या थी, 5 kcl पर मोल। कंसीडर कर रही हूँ, है नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सपोज 5 है। ओके, तो देखो जैसे ही डी ऑर्बिट टूटा तो इसकी जो नॉन एक्सियल ऑर्बिट है टूट के ऊपर चले गए। अब आप देखिए ऊपर चले गए, इट मींस इसकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। ओके, बढ़ गई, यहाँ चले गई। ओके, और जो बचे हुए ये 3 ऑर्बिट थे जो कि आपके एक्सियल ऑर्बिट थे, ये नीचे की ओर चले जाते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी घट गई। जो एक्चुअल एनर्जी थी, यानी कि यहाँ की एनर्जी 5 है, तो इसकी क्या होगी, लेस देन 5 होगी। ओके, और इसकी क्या हो जाएगी, मोर देन 5, क्योंकि 5 से क्या है, ऊपर को चलेगी, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेट है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, वो कंपाउंड आपका उतना ही अनस्टेबल होता है। ये चीज आप हर जगह फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना, कोई भी चीज के पास जितनी ज्यादा एनर्जी है, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। सोचिए आप ही के पास क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए। अब आप एनर्जी वाले हैं तो आप एक जगह बैठ के तो आराम करेंगे नहीं। आपके अंदर एनर्जी है तो आप पूरे घर पे नाचते फिरेंगे। ओके, लेकिन अगर आपकी एनर्जी खत्म हो जाए, आप थक जाएंगे, तो रात को क्या होता है, थक जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है, चुपचाप सो जाते हैं, एक जगह स्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो वही चीज होती है, अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो कंपाउंड आपका अनस्टेबल बन जाता है। अगर एनर्जी कम हो जाती है तो कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाता है। चीजें क्लियर है? वही फंडा आपको यहाँ लगाना है। आप क्या देखेंगे, देखिए अगर मैं वीक और स्ट्रॉन्ग को कंपेयर कर रही हूँ, तो आपको मैंने बताया था, जब आपका वीक लिगेंड आपके पास होता है, यहाँ पर वीक लिगेंड मैंने बोला कोबाल्ट के साथ मैं लिगेंड अटैच कर रही हूँ, लेकिन कौन सा कर रही हूँ, वीक। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे क्या बताया था, जब भी वीक लिगेंड कोबाल्ट के साथ अटैच होता है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग तो होती है, लेकिन स्प्लिटिंग बहुत छोटे लेवल पे होती है। यानी कि आपका कोबाल्ट ये है, इसका सपोज ये क्या है, डी ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो छोटू सी स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पर 2 ऑर्बिट ऊपर चले गए, चलो 3 ऑर्बिट नीचे चले गए, यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या है, बहुत छोटे लेवल पर हुई। लेकिन इसी में मैंने कोबाल्ट के साथ वीक लिगेंड ना लगा के अमोनिया एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच कर दिया। तो अमोनिया क्या करेगा, इस बेचारे जो डी ऑर्बिट है इसे बहुत बड़े लेवल पे तोड़ेगा। यानी कि एक ऑर्बिट यहाँ चला गया, एक ऑर्बिट यहाँ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब 2 ऑर्बिट यहाँ, 3 ऑर्बिट यहाँ। अब आप स्प्लिटिंग देख सकते हैं खुद ही। देखिए इसमें स्प्लिटिंग जब आपने वीक लिगेंड लगाया तो कितनी छोटी उससे स्प्लिटिंग हुई ना, यहाँ से यहीं तक स्प्लिटिंग हुई। ओके, लेकिन इस केस में, अमोनिया के केस में स्प्लिटिंग देखिए कितनी बड़ी हुई, यहाँ से यहाँ तक बड़ी हुई। ओके, अब आप खुद ही समझ लीजिए, अब हमने क्या निकालनी है स्प्लिटिंग। अब आप खुद देखिए, देखो अगर यहाँ मैंने वीक लिगेंड लगाया तो स्प्लिटिंग छोटी होगी। अगर स्प्लिटिंग छोटी होगी तो एनर्जी भी तो कम होगी। ये यहीं तक स्प्लिट किया, एनर्जी सपोज इसकी 5 है। ओके, कोबाल्ट की एनर्जी आप देखिए 5 है। ओके, और जैसे इस कोबाल्ट में आपने वीक लिगेंड लगा दिया तो स्प्लिट हुआ, और आपका एक ऑर्बिट यहां तक टूटा, यहाँ इस लेवल पे टूटा है। ओके, और इसकी एनर्जी सपोज अब कितनी होगी, 7 होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी किसके केस में, जब आपने वीक लिगेंड लगाया तो हाईएस्ट एनर्जी है 7। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इस कोबाल्ट के साथ वीक लिगेंड लगाने के बदले स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया अटैच कर दूंगी, तो अब ये स्प्लिटिंग ऐसे नहीं होगी, ये स्प्लिटिंग की वैल्यू ये यहाँ तक चले जाएगी। यहाँ पर 2 ऑर्बिट आएंगे और यहाँ से ऑर्बिट क्या है, टूट के यहाँ पे आएंगे। अब आप देखिए एनर्जी क्या है, पहले 5 थी, अब ये 7 हुई जब आपने वीक लगाया। अब क्या होगा, अभी यहाँ चले जाएगी, कितनी है, अप्रॉक्स 10 के अप्रॉक्स चले जाएगी। अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग के केस पर आपकी एनर्जी कितनी होगी, 10 होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था, जिस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स आपका उतना ही अनस्टेबल होगा। तो आप सिंपली बोल सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, तो देखिए आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, अगर आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड में वीक लिगेंड है, सेम टाइप की कंपाउंड है, जैसे आपका क्या था, CO था, यहाँ H2O था, H2O6 था, इन दोनों के ऊपर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लगाई। दूसरे में भी मेटल आपका CaO है, यहाँ अमोनिया लगाया लिगेंड, और नंबर 6 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। CO की एनर्जी तो दोनों में 5 है, लेकिन वाटर लिगेंड लगा तो स्प्लिट बहुत छोटे लेवल पर हुआ और एनर्जी इसकी कितनी होगी, 7 होगी। लेकिन इसके केस में स्प्लिटिंग इतनी बड़ी हुई कि आपका एनर्जी लेवल क्या है, 10 तक पहुंच गया। अब इस केस में एनर्जी आपकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, इसमें एनर्जी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसमें एनर्जी क्या होगी, आपकी एनर्जी वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी। तो एनर्जी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और इसमें आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से आपको पूछा जाए कि कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलेंगे ये वाला, जिसमें आपकी क्या है, वीक लिगेंड अटैच है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। इतनी चीज क्लियर है?
अब ये आप वीक का तो समझ गए, अब आपको समझना है अगर वीक में ही अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा तो आपने क्या करना है, देखो ये जो एनर्जी है जो जिसे मैं सिंपल एनर्जी बोल रही हूँ, होप आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा, तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये जो स्प्लिटिंग हुई इस स्प्लिटिंग को कराने में कितनी एनर्जी लगी उसी को तो बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो वैल्यू मैं बता रही हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की ही वैल्यू है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए ना, एक बार सुनिएगा, अब देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। अभी तो आप समझ गए कि वीक और स्ट्रॉन्ग अगर दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको दिए हो तो उस केस में क्या है, आपको दो टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेम है लेकिन वरी किसके बेसिस पे कर रहे हैं, लिगेंड के बेसिस पे। तो अब आप समझ जाएंगे कि जहां वीक लिगेंड लगा है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है। ओके, लेकिन आपसे मेन क्या पूछा जाएगा, अगर आपका वीक ही टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यानी कि आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और दोनों में ही आपके वीक टाइप के लिगेंड लगे हैं, ओके, तो उस केस में आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है। ये तो वीक और स्ट्रॉन्ग में तो आपने कंपेयर कर लिया। अगर वीक में ही आपको दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दी बट वो वरी किसके बेसिस पे कर रहे हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक की क्या है +2 है, एक की है +3, दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेम है। एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है CO और लिगेंड है आपका वाटर, ये है 6 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ओके, और ये है आपका CO और ये है वाटर, और देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड 6 सेम ही है लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, अब यहाँ पर को क्या है +3, ओके। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे, वीक लिगेंड तो सिंपल था, वीक और स्ट्रॉन्ग तो सिंपल था, अब इनको कंपेयर कैसे करोगे, तो देखो इनको कंपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर निकालनी होगी इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू, इसकी भी और इसके भी, ओके। अब देखो इतना निकालेंगे कैसे, ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इतना लेंथी प्रोसेस, तो लेंथी प्रोसेस नहीं चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, आपको ये चीज ध्यान पर रखनी है। अगर आप वीक का केस ले रहे हैं, वीक लिगेंड वाला केस ले रहे हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो वीक लिगेंड का केस है यानी कि दोनों लिगेंड आपके वीक है, तो उस केस में जो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कॉम्प्लेक्स होती है उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू होती है वो आपकी ज्यादा नेगेटिव होती है, यानी कि ये मोर नेगेटिव वैल्यू आपको देगा और ये आपको लेस नेगेटिव, ध्यान से सुनना, अभी लेस नेगेटिव वैल्यू देगा, ओके। मोर नेगेटिव वैल्यू मतलब अगर इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू क्या है, ये हमेशा नेगेटिव ही आती है। अगर ये -5 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 से ज्यादा होगी, सपोज ये हो गया -7, ओके। अब आप खुद ही देखेंगे ये -7 है और ये है -5, इतनी चीज तो समझ में आए ना। आपने क्या करना है, वीक लिगेंड की बात कर रहा है, दोनों में आपके लिगेंड क्या है, वीक है, और बस ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर वरी कर रही है, तो आपने देखना है जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कम होगी तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा नेगेटिव होगी। तो सपोज इसकी क्या है -7 है तो इसकी कितनी होगी, -5, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम नेगेटिव होगी। इतनी चीज क्लियर है। अब आप खुद ही समझ जाएंगे तो -5 और -7 में से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है -5 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इनकी क्रिस्टल, अगर आप देखो इन दोनों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये होती नहीं है, मैं आपको अनुमान के उस पर बता रही हूँ कि ये चीज ध्यान में रखना, जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वीक के केस में, ओके, कम होगी तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू क्या है, माइनस नेगेटिव ज्यादा आएगी, इसमें माइनस चार्ज ज्यादा होगा, इसमें माइनस चार्ज कम होगा, ओके। अब माइनस चार्ज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस चार्ज जितना कम होता है नेगेटिव उतना मतलब उसकी वैल्यू इतनी, समझ में आ रहा है ना। -7 और -5 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है -5 बड़ा है। अब -5 बड़ा है इसका मतलब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा है, और जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होती है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका अनस्टेबल होता है। क्यों, इतना तो समझ में आ गया। अभी हमने स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में कैसे देखा था, वीक वाला आपका इतना स्प्लिट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला आपका इतना स्प्लिट कर रहा है, मतलब इसकी एनर्जी यहाँ है और इसकी एनर्जी कहाँ है, यहाँ है। और मैंने आपको क्या बोला, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड आपका उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा है तो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल होगा और ये कंपाउंड आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। चीजें क्लियर आई, इतनी चीज समझ में। तो ये छोटा सा ट्रिक हो गया, इतना चीज माइंड में रखेंगे तो क्लियर कर लेंगे, ओके। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग के केस पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के केस में इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग आपको ले लिए मैंने, देखिए यहाँ पे मैं लिगेंड वरी कर देती हूँ, कंपाउंड तो आपका सेम ही है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिगेंड ले लिया, आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, अमोनिया, यहाँ पे भी ले ली मैंने अमोनिया, ओके। अब आप देखेंगे इस केस में, स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है, यानी कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है आपकी ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी, इसकी होगी, ये मोर नेगेटिव होगी,
ये लेस नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, यानी कि आपने इसे ज्यादा नेगेटिव करना है। ये अगर यहाँ पे ये है आपका -7 है, तो ये हो जाएगा -5, ये ज्यादा नेगेटिव है ना, -7। अब -7 और -5 में से आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए कौन ज्यादा बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, -5 पहले आता है, देन आएगा -7, तो -5 आपका ज्यादा बड़ा हो गया। अगर -5 की वैल्यू आपकी ज्यादा बढ़ी है तो क्या होगा, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आप समझ सकते हैं ज्यादा होगी। और जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो वो कंपाउंड, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, स्टेबल क्या होगा, लेस होगा, यानी कि वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। चीजें क्लियर है? तो ये फंडा आपने लगाना है, समझ में आए? अब देखो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यही चीज यहाँ पर कोई इसने थ्योरी पे बताया होगा, एक्सप्लेनेशन में बताया होगा। क्या बोलना चाह रहा है देख सकते हैं आप, ये बोल रहा है, सॉरी, ये बोल रहा है, देखो ये दोनों एग्जांपल में आपको क्या बोला कि ये वाली +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि +2 का रीजन क्या बताया, यहाँ देखो लिखा है वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर अ CO+2, यानी कि CO+2 यानी कि इसकी बात कर रहा है, अंडर अ वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि आपका क्या है, लिगेंड भी आपके वीक है। ओके, वीक की बात कर रहा है। उस केस में क्या है, अगर आप इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी ज्यादा नेगेटिव आएगी। किसकी? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। ओके, अगर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और कम स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू, इट मींस वो कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे +2 वाला कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आपने ज्यादा स्टेबल कहा है कंपेयर टू +3 वाले के। इतनी चीज क्लियर है? अगला उसका उल्टा आपको यहाँ लगाना है। देखिए यहाँ पर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कम, ये एक +2 है, एक है +3। मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका वो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि अगर इसकी -7 है तो इसकी कम नेगेटिव होगी -5। अगर आप -5 और -7 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है -5 बड़ा है। इसका मतलब -5 मतलब कि इसकी क्रिस्टल फील्ड, -5 ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। अगर इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये स्टेबल कम होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है +2 वाला जो लिगेंड है आपका, +2 वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है आपका, लेस स्टेबल है कंपेयर टू +3 वाले का। तो रीजन समझ में आया? यही रीजन आपको यहाँ दिखा है। अगर मैं आपको पहले थ्योरी बता दी ना तो चीजें आपको क्लियर नहीं आती। पहले आप चीजों को समझो, एक ट्रिक लगा के उसे क्लियर कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। वही एक्सप्लेनेशन इससे यहाँ दिया है। चीजें क्लियर है? अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर भी पूछ लीजिएगा। ओके, समझ में आया ना? माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। -5 और -7 में से ऑब्वियस सी बात है 5 ही तो बड़ा होगा, तो ये चीज समझने वाली बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई ना, कैसे हम पता चलेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स आपका बड़ा है, और कैसे पता चलेगा कि वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में से कौन ज्यादा स्टेबल है। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला क्या बोल रहा है, सेकंड है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? देखिए ये ऐसा क्या बोल रहा है, मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि सपोज आपके पास कोई मेटल है। ओके, मेटल मैंने ले लिया यहाँ पर कॉपर, और ये कॉपर जो है वो मेटल आयन है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ओके, अभी तो ये मेटल ही मेटल है, बट अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है, तो इसको अपने साथ लगाने होंगे लिगेंड। ओके, अब यहाँ पे मैं लिगेंड का नंबर कितना दे दी, 4। मैंने कहा ये कॉपर के साथ लगाओ आप 4 लिगेंड। ओके, अब आपका ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। कॉपर के साथ आपने 4 लिगेंड यहाँ पर अटैच कर दिए, और बाहर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है आपकी +2, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिल गया। ओके, अब आप इसका अगर बुक में नाम देखेंगे ना तो ये इसको क्या बोलेगा, स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसे बोल रहा है स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि आपने इसे स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही क्यों बोला, टेट्राहेड्रल भी तो बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए, मेटल के साथ जो लिगेंड होने चाहिए उनका नंबर होना चाहिए 4। ओके, और स्क्वायर प्लेनर भी यही बोलते हैं। स्क्वायर प्लेनर अगर आपको ज्योमेट्री देखनी है तो वहां आपके पास मेटल के पास जो लिगेंड होने चाहिए वो भी होने चाहिए 4। अब देखो यहाँ पे भी मेटल के पास है लिगेंड 4, तो आपने इसे बुक में भी क्या है, सारे बुक वाले भी सारे क्रिस्टल फील्ड मतलब सारी पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलो, सारी बुक्स बोलो, ये सब बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। बट हम बोल रहे हैं कि ये टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के साथ लिगेंड 4 ही है, स्क्वायर प्लेनर में भी कॉपर के साथ लिगेंड 4 ही होते हैं। ओके, तो इससे हमने टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बोला, स्क्वायर प्लेनर ही क्यों बोला, तो इसका रीजन भी आपको कौन बताएगी, CFT ही बताएगी। चीजें क्लियर आ रही? अब देखो रीजन तो ऑब्वियस सी बात है वही होगा जो हर जगह यूज होता है। क्या
कि अगर आप इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में लेंगे तो ये फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल होगी और ये फॉर्म आपकी अनस्टेबल होगी। यही तो रीजन हो सकता है, जो स्टेबल फॉर्म होती है हम उसी को तो लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है ये वाला टेट्राहेड्रल को हम यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो आपका बन रहा है वो अनस्टेबल होगा और स्क्वायर प्लेनर वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका स्टेबल होगा। अब देखो रीजन क्या सही है वो हम चेक करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या सही है या फिर क्या गलत। ओके, तो देखो, तो देखिए इसके पीछे का रीजन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बताया। इन्होंने बोला कि आप कॉपर का ही आयन मेटल आयन लो और इसमें आप लिगेंड लगाओ, लिगेंड भी 4 ही लगाओ और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी +2। ओके, अब ऐसे दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड लो, आपने एक ले लिया ये वाला, दूसरा आपने यहाँ पर को बना लिया लिगेंड 4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब आप इस लिगेंड को क्या है स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री में अरेंज करो और इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप इसे अरेंज करो। ओके, अब आप देखो अगर आप इन दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड की देखो, दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। अब अरेंजमेंट के बेसिस पे क्या होगा, इनकी स्प्लिटिंग भी अलग अलग होगी। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग अलग होती है, टेट्राहेड्रल के केस में अलग होती है, स्क्वायर प्लेनर के केस में अलग अलग होती है। तो अगर आप इनकी स्प्लिटिंग कराओगे ना तो आपको पता चलेगा, अगर आप स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स, जब आपने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रखी है उस केस में अगर आप इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना चाहोगे तो वो वैल्यू आपकी ज्यादा नेगेटिव आएगी। जैसे मैंने ऊपर केस में बोला, इसकी वैल्यू आपकी ज्यादा मोर नेगेटिव आएगी और इसकी वैल्यू आपकी आएगी लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू, अगर इस केस में अगर इसकी क्रिस्टल फील्ड वैल्यू क्या है, सपोज कितनी है 5 है, -5 है, तो इसकी क्या है लेस नेगेटिव आनी चाहिए, यानी कि इसकी -3 रहेगी। समझ में आ रहा है, वही कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपने अरेंजमेंट अलग कर रखे, ज्योमेट्री अलग अलग दिख रखी। यहाँ स्क्वायर प्लेनर है, ये है आपकी टेट्राहेड्रल, तो अलग अलग ज्योमेट्री, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्लिटिंग का पैटर्न भी अलग अलग होगा। अलग अलग स्प्लिटिंग करके जब आपने इसकी ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकाली, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जब आपने स्क्वायर प्लेनर के केस में निकाली तो वो ज्यादा नेगेटिव आई। ज्यादा नेगेटिव यानी कि सपोज मैंने बोला है -4, तो इसके कम नेगेटिव आनी चाहिए, यानी कि -5 से कम आनी चाहिए, यानी कि ये है -3। ओके, अब आप देखो ये इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये इसकी क्रिस्टल फील्ड। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो किसकी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है -3 आपका ज्यादा बड़ा होता है -5 के कंपेयर में। समझ में आए, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी एनर्जी आपकी ज्यादा है वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये तो मैंने बता ही दिया। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी यही फंडा है कि ये कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर आपने Cu2+ आयन को 4 लिगेंड लगा के अरेंज कर दिया, ओके, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी देगी, स्क्वायर प्लेनर भी देगी, लेकिन जो स्टेबल होता है हम उसको प्रेफर देते हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखो, हमको पर्टिकुलर निकालने की जरूरत नहीं है, हम बस कंपेयर कर रहे हैं कि आपको पता है। देखो आपके मार्क्स और मेरे मार्क्स में एग्जैक्ट पता करने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे कि आपके मार्क्स ज्यादा है मेरे मार्क्स के कंपेयर में, इसका मतलब आप ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट क्या हो गया, आपने ज्यादा लिखा होगा, मटेरियल आपको अच्छे से पता होगा और मुझे कम पता होगा। हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, हम अच्छा कौन है बुरा कौन है उसके क्या है, उसके ये बोल के करा सकते हैं कि इसका ज्यादा नंबर है इसका कम नंबर है। समझ में, एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है। वही चीज यहाँ पर आपने क्या है, एग्जैक्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू नहीं निकालनी है, आप बस इतना समझ जाइए कि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है इसकी कम। अगर इसकी ज्यादा नेगेटिव होती है ऑब्वियस सी बात है कम वैल्यू होगी, इसकी ज्यादा कम नेगेटिव वैल्यू होती है तो ऑब्वियस सी बात है -3 और -5 में कौन बड़ा होगा, -3 बड़ा है। यानी कि इसकी, यानी कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आप इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड का बनाएंगे तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या है, चुपचाप बैठेगा नहीं, वो हो जाएगा अनस्टेबल और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका अनस्टेबल और ये बन जाएगा आपका स्टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल और स्टेबल में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, स्टेबल को मिलेगी। इसलिए ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है, इसके किसके बजाय, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बजाय। ओके, तो ये चीज भी आपका क्या, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो ये चीज की कौन सा कॉम्प्लेक्स किस टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री शो करेगा, किस टाइप की ज्योमेट्री शो करेगा, इस सारी चीज को भी एक्सप्लेन किसने किया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किया था। किसकी हेल्प से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की हेल्प से। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, इसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू we can explain that the why certain complex having a tendency to construct a particular type of complex
इंस्टेड ऑफ अ अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो एक टाइप के कॉम्प्लेक्स को एक पर्टिकुलर टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाने की मतलब आपको एक फॉर्मूला दे दिया, आपसे बोला गया ये फॉर्मूला आपका ये ही ज्योमेट्री क्यों शो कर रहा है, ये ज्योमेट्री भी तो शो कर सकता है, जैसे आपने यहाँ देख लिया सेम फॉर्मूला है, ये ज्योमेट्री भी एग्जिस्ट कर सकता था, ये भी कर सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये ही ज्योमेट्री क्यों शो कर रहा है, इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे चेकआउट किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से। उसमें भी आपने जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की, तो इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही थ्योरी मटेरियल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप आपके रिवीजन पर्पस के लिए हो जाएगा, समझा मैंने दिया है। ओके, फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मतलब देखिए ऐसा होता है, पहले थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए। ओके, तो देखो ऐसा बोला जाता है ना कि आपके जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो कुछ ना कुछ कलर आपको शो करते हैं, यानी कि सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कुछ ना कुछ अपना पर्टिकुलर कलर होता है। ओके, अब ये कलर क्यों होता है आपको पहले से नोन है डी ट्रांजिशन। अब देखो नहीं भी पता है देन डोंट वरी, मैं आपको आज के लेक्चर में ये भी बताने वाली हूँ, पर अभी इतना सुन लीजिए कि डी ट्रांजिशन की वजह से आपका कलर कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है कलर शो करता है। ओके, अब देखो डी ट्रांजिशन तो आप मेन रीजन कंसीडर कर ही लेते हैं, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि डी ट्रांजिशन हो किसकी वजह से रहा है। देखिए ये होने का रीजन ये होता है, इसका रीजन होता है ट्रांजिशन मेटल एटम। आपको पता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, वो एक ऐसे मेटल से बना होता है जो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। मैंने आपको बोला है कि ट्रांजिशन एटम यानी कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है उसमें जो मेटल होगा वो हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल ही होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कोई दूसरा मेटल एटम होता ना तो यहाँ डी ट्रांजिशन होता ही नहीं, समझ में आया। और डी ट्रांजिशन होता है नहीं तो कॉम्प्लेक्स आपका कलर शो ही नहीं करता। तो एक रीजन तो डी ट्रांजिशन है, बट डी ट्रांजिशन होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल से बने होते हैं, और ट्रांजिशन मेटल होने की वजह से इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डी ट्रांजिशन होता है, क्योंकि इनका लास्ट ऑर्बिट क्या होता है, डी ऑर्बिट होता है। तो डी ट्रांजिशन कैसे होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो ट्रांजिशन मेटल है इनकी वजह से कंपाउंड में डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के पर्टिकुलर कलर के लिए। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए कलर में क्या होता है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने क्या करना होता है, वही थ्योरी मटेरियल यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको बोला जाएगा कि आपको एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिए, ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसे आप नाम दे सकते हैं सैंपल। ओके, आपने क्या करना है, अपने सैंपल पे पास करानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज कितनी बड़ी होती है, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, सारी एक्स रेज सारी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही आपने क्या अपने सैंपल पे पास कराई तो तीन टाइप की कंडीशन आपको ऑब्जर्व होंगी। तो तीन टाइप की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपकी जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपने जैसे अपने सैंपल पे पास कराई, ये आपका जो सैंपल है इसने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ भी रेडिएशन आपकी ट्रांसमिट नहीं हुई, सारी रेडिएशन आपने सैंपल ने ऑब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। उस केस में आप क्या बोलेंगे, जो आपका सैंपल है वो कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। चीज क्लियर है। अगला केस क्या बन सकता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपने अपने सैंपल में पास तो कराई, लेकिन सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एंगल के साथ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि वापस से बैक आ गई। ओके, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, आपका जो सैंपल है वो क्या कर रहा है, सारी रेस को ट्रांसमिट कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका सैंपल का जो कलर होगा वो कैसा कंसीडर किया जाएगा, व्हाइट कलर कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका क्या है, जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है ये क्या करे, कुछ रेडिएशन को तो ऑब्जर्व कर ले, और अगर जो ऑब्जर्व हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जो बची हुई रेडिएशन है वो क्या हो जाए, उल्टा ट्रांसमिट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखे सम ऑफ द ईएमएफ कैन बी ऑब्जर्व, कुछ तो ऑब्जर्व हो गई लेकिन रिमेनिंग जो बची हुई है वो क्या हो गई, उल्टा ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जो ऑब्जर्व रेडिएशन होती है वो हमेशा विजिबल रीजन के अंदर आते हैं। तो विजिबल रीजन कौन सा होता है, ऐसी रेडिएशन, मतलब कि अगर विजुअल रीजन के अंदर कोई रेडिएशन आ रही है तो उस केस में हम लोग उस मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजिबल हो सकता है, यानी कि उसे हम देख सकते हैं। ओके, तो उस टाइम पे यानी कि अगर यहाँ पर कुछ सैंपल ने क्या कर दिया, रेडिएशन को, कुछ को रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, कुछ को ट्रांसमिट कर दिया, तो ये ऑब्जर्व जो रेडिएशन होती है उसका जो रेंज है वो विजिबल रीजन के अंदर आता है। इट मीन्स इस केस में हम अपने कॉम्प्लेक्स को क्या है, कोई कलर दे सकते हैं, उससे हम विजिबल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर कोई टेबल दिए, फ्लो चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखा है, यानी कि अगर आपने क्या है मॉलिक्यूल, आपने कुछ, आपका कोई सैंपल है, ओके, अब एक ही सैंपल तो होगा नहीं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड होंगे, तो ये जब ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होंगे तो ये अलग अलग रेंज में एब्जॉर्ब होंगे। ओके, और इनका रेंज जो है वो यहाँ पर कितने से लिखा है, 4000 से लेकर
7000 तक है। ओके, तो 4000 से लेकर 7000 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4000 से लेकर 7000 तक की इसकी विजिबल रेडिएशन है। अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, इन दोनों रेडिएशन के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स वो इनमें से कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, और एक और चीज यहाँ पे आ जाती है, देखो अगर एक टर्म होता है कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एक्चुअल कलर। यानी कि अगर आपका रेडिएशन मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है, सपोज ये जो वॉयलेट कलर है, इसको शो करने के लिए आपके मॉलिक्यूल के पास जो रेडिएशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4000। ओके, तो सपोज आपका जो मॉलिक्यूल है वो 4000 वाली जो रेडिएशन है उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ, तो वो कलर तो आपका जो कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो तो आपका वॉयलेट होगा, लेकिन कलर जो आपको अपेयर होगा, एक्चुअल कलर आप जिसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो कलर क्या होगा, येलो ग्रीन। यानी कि वो वॉयलेट नहीं दिखेगा आपको, आपको वो कैसा दिखेगा, आपकी आंखों को वो दिखेगा येलो ग्रीन। सिमिलरली अगर आपकी रेंज, सपोज देखो मैं यहाँ पे पहले रेंज ही लिख देती हूँ, तो इनकी रेंज की वैल्यू क्या होती है, पहले की हो गई ये 4000, तो दूसरे की होती है 4350, तीसरे की होती है 4800, अगले की होती है 4000 आपका 200। ओके, सॉरी 4000, अगले की होती है 4900, उसके नेक्स्ट की होती है ये टोटल 5000, अगले की होती है 5800, नेक्स्ट की होती है 5900, एंड देन इसकी होती है 650, एंड द लास्ट वन की होती है 700 nm। ये रेडिएशन किस में होती है, आपकी एनएम में होती है। ओके, तो टोटल इतनी चीज क्लियर है। इसका मतलब अगर आपका कोई सैंपल मॉलिक्यूल, कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड इस रेंज के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, इट मींस वो कलर कौन सा शो करेगा, ब्लू। बट वो एक्चुअल ब्लू होगा नहीं, ब्लू वो वहां एब्जॉर्ब करेगा ऐसा आपको लगेगा, बट वो एक्चुअल कलर जो आपको एब्जॉर्ब दिखेगा वो क्या होगा, येलो। तो सिमिलरली यहाँ सारे दिखे ग्रीन ब्लू कलर का वो एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन, लेकिन वो कलर जो आपको शो होगा वो क्या होगा, ऑरेंज। तो आप ये पूरी टेबल यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज समझ में आए कि कलर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज भी आपको किसने एक्सप्लेन की थी, सीएफटी ने। ओके, अब लेकिन यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती, अब हमको आगे बढ़ना है। ये बताएंगे कि सीएफटी ने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, यानी कि रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर शो कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है। ओके, तो इसका रीजन आपको पता है, द अबव कलर ऑफ ए फिनोमिना, मतलब द अबव कलर फिनोमिना कैन बी डिफाइंड थ्रू अ डीडी ट्रांजिशन। यानी कि आपको पता है ये डीडी ट्रांजिशन फिनोमिना के वजह से ही आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो कलर शो करता है। और डीडी ट्रांजिशन किसकी वजह से होता है, वो होता है आपके ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस होने की वजह से। आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल है, इसीलिए वो आपका कलर शो कर रहा है। अगर कोई दूसरा मेटल होता तो वहां ट्रांजिशन मतलब कलर शो नहीं होता। ओके, अब डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है TiH2O6 3+। ओके, तो यह मेटल है आपका Ti, जो कि एक टाइप का क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ओके, अब आप इस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो आपका Ti है इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको मिलेगा Ti के आउटरमोस्ट शेल पे क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पहले स्टेट में इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ फिल होगा, ऑब्वियस सी बात है। और लिगेंड आपका वाटर है, लेकिन आपको वाटर से कुछ करना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की तो प्रेजेंस दी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन आपका यहीं शिफ्ट होगा। अगर आपके 4-5 इलेक्ट्रॉन होते तब आपका वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट आता कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डालना है, ऊपर डालना है, नीचे डालना है। तो ये चीज छोड़िए, बस आप इतनी चीज समझ लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। Ti आपका ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल के आउटरमोस्ट शेल पे यानी कि डी शेल पे जो इतना इलेक्ट्रॉन है वो है फर्स्ट। ओके, एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहा है, लोअर ऑर्बिट यानी कि T2G शेल पे जाएगा। T2G में आ गया आपका एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इनिशियली आपका कॉम्प्लेक्स का अंदर जितनी भी आपकी प्रोसेस चल रही है, जो भी एनर्जी का फिनोमिना है वो ऐसे चल रहा है। ओके, लेकिन जैसे आप इसमें रेडिएशन डाल रहे हैं, ओके, और ये रेडिएशन आपकी एंगस्ट्रॉम में दिखाई है, और रेडिएशन आपने किसकी डाल रखी है, 5000 एंगस्ट्रॉम की क्या दे रखी है, इसको रेडिएशन दे रखी है। ओके, तो जैसे आप इसमें रेडिएशन देंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसमिट हो जाएगा आपके ऊपर वाले शेल में, यानी कि T2G सेल से अब वो कहां चला गया, EG सेल में। जैसे ही EG सेल में जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो खाली हो जाएगा, यहाँ तो वैकेंट स्पेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और इसी फिनोमिना को आप बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। ओके, तो देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगा, और उस मतलब ये किस रेंज में आपका इलेक्ट्रॉन, आपका नीचे इलेक्ट्रॉन था, ये ऊपर शिफ्ट कौन मतलब कि T2G सेट से आपका इलेक्ट्रॉन को EG सेट में भेजना है, उस टाइम पर आपको कितने डिग्री की कौन सी रेंज की आपकी रेडिएशन आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ी है, उस रेडिएशन का रेंज आप यहाँ चेक करेंगे कि किस रेंज में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका T2G सेट से कहाँ चला गया,
ईजी सेट पे गया, तो इस टाइप के क्या बोल सकते हैं ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन हुआ, तो इस टाइप के ट्रांजिशन को कराने के लिए कौन सी रेडिएशन की रेंज आपको चाहिए? अगर आपको पता चल गया कि चलो ये जो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का T2G सेट से EG सेट पर, उसके लिए जो आपको रेडिएशन चाहिए वो 350 एंगस्ट्रॉम की चाहिए। ओके, अगर 350 एंगस्ट्रॉम की चाहिए तो आप समझ जाएंगे कि जो मॉलिक्यूल है ये आपको ब्लू कलर तो अपेयर होगा, लेकिन मतलब ब्लू कलर की रेडिएशन ये बोलेगा कि एब्जॉर्प्शन का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, लेकिन जो कलर आपको एक्चुअल में एब्जॉर्ब होगा वो होगा येलो, आपको वो कॉम्प्लेक्स येलो जैसा अपेयर होगा। ओके, और इसी फिनोमिना को डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। इसको देखो यहाँ पर अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखना चाहेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन आपको कराना है, ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन को नीचे सेट से ऊपर सेट में भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसी फिनोमिना को ट्रांजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक सेट से T2G सेट से EG सेट में भेजने में। ओके, तो यहाँ चाहिए 5000, जैसे ही 5000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी प्रोवाइड हुई, आपका इलेक्ट्रॉन T2G सेट से EG सेट में चला गया। अब देखो इसे डी ट्रांजिशन ही क्यों कह रहे हैं, अब देखो क्योंकि ये भी डी का सेट है, ये भी डी का सेट है, तो डी से इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे क्या बोलेंगे, डी से ट्रांजिशन हो रहा है डी की ओर, तो इस टाइप के पूरे फिनोमिना को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। चीजें क्लियर आई? तो देखो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, according to a DD transition mechanism, the electromagnetic radiation are passed into the sample of the transition metal complex. The electron present in a lower energy orbit, ये आपका lower energy d orbit है, ये तो d orbit था, यहाँ तो ये d orbit है, ये d orbit split हो गए तो ये बना, ये भी तो एक टाइप का d orbit है, ये भी d orbit है, समझ में आ रहा? तो d orbit से ये आपका इलेक्ट्रॉन d orbit में जा रहा है। d orbit कौन सा? ये है आपका लोअर d orbit, यानी कि ये इसकी एनर्जी क्या है, कम है, ये एनर्जी डायग्राम ही तो है, अभी मैंने बताया, तो इसकी एनर्जी है कम, तो इस एनर्जी से यानी कि T2G सेट से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से आपकी इलेक्ट्रॉन, आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी सेट में, यानी कि EG सेट में, डी का ही सेट ही तो है ये भी, तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। ये मैंने थ्योरी मटेरियल लिखा, ये आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। ओके, और इस टाइप की रेडिएशन जब भी आप ट्रांजिशन कराते हैं, ट्रांजिशन कराते समय जितनी रेडिएशन आपको चाहिए वो रेडिएशन आपको आइडिया देती है कि किस टाइप का कलर आपका कॉम्प्लेक्स शो करेगा, इसी फिनोमिना को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। चीजें क्लियर है? अब देखो एक और चीज यहाँ पर नोट के फॉर्म में लिखी हुई है, इसने लिखा है दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज अ डीडी ट्रांजिशन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, आपका 5000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या है, डीडी ट्रांजिशन दिखा रहा है, यानी कि इसने अपने लोअर सेट से हायर सेट में इलेक्ट्रॉन डालना था, तो डालने के लिए इसे कितनी एनर्जी चली, 5000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी चली। ओके, तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको हुई ट्रांजिशन कराने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 5000 एंगस्ट्रॉम की अगर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा कलर दिखाता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये चीज समझ में आई। अगली चीज क्या बोल रहा है, एक चीज आपको नोट कर लेनी है, नोट ये करनी है कि डीडी ट्रांजिशन फिनोमिना सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स शो तो करते हैं, लेकिन दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं जो ये फिनोमिना शो नहीं करते, एक है D0 वाले कॉम्प्लेक्स, एक है D10 वाले कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डी की वैल्यू जैसे यहाँ कितनी थी, D1 थी। ओके, अगर किसी की D0 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर किसी का D10 है, तो ये दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या है, डीडी ट्रांजिशन शो नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप किसका ट्रांजिशन कराएंगे, ट्रांजिशन तो इलेक्ट्रॉन का ही कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन D0 के केस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज समझ में आई। दूसरा बोला D10, D10 मतलब कि D10 जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे ऑर्बिट आपके फील्ड होंगे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 की 10 फील्ड है। ओके, तो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ट्रांजिशन इसका करा भी देंगे, तो ट्रांजिशन कराएंगे कहाँ, यहाँ एक वैकेंट स्पेस भी तो होनी चाहिए, तो यहाँ ट्रांजिशन कराना भी डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर D9 होते तो तब भी पॉसिबल होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक सीट खाली है, तो सीट खाली है तो आपने यहाँ से नीचे सेट से T2G सेट से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर सेट में भेज देना, यहाँ चले जाता, तब भी यहाँ ट्रांजिशन होता, लेकिन D10 इलेक्ट्रॉन है तो सारे ऑर्बिट तो फिल है, तो इलेक्ट्रॉन को अब आप कहाँ डालेंगे, तो ये दो कंडीशन होती है कि D10 और D0 के केस में अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका D10 है या फिर D0 है, तो इस केस में आपका ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, इट मींस वो कॉम्प्लेक्स क्या आपका कोई भी कलर शो नहीं करेंगे। चीजें क्लियर है? तो ये है आपके कंसिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रक्चरल कंसिक्वेंसेज ऑफ CFT, समझ में आया? तो और भी थे बट आई थिंक इतना इनफ भी रहेगा, अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बाकी सारे नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट आई थिंक इतना इनफ रहेगा क्योंकि काफी लेंथी भी हो गया लेक्चर, और इतना एग्जाम्पल सही तो काफी है, क्योंकि एग्जाम में भी तो आपका थोड़ा टाइम लिमिट वहां भी रहती है। ओके,
तो अभी हम यहीं फिनिश करते हैं लेक्चर को। होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो रिस्पॉन्स भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे सीएफटी के। तो अभी वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, और नोट्स चाहिए यानी कि और स्ट्रक्चर कंसिक्वेंसेस चाहिए आपको सीएफटी के, तो वो भी आप मुझसे मांग लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।